नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां पे हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे नॉरसेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीजीआई हो, किसी में भी। आओ देखते हैं टॉपिक का नाम, प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी, देखिए प्रेशर इंजरी, मैंने नाम लिखा है प्रेशर इंजरी। आपने नाम सुना होगा, इसका नाम, कई नाम सुने होंगे आपने इसके नाम, बेड सोर, प्रेशर सोर, डेकुपिटस अल्सर, ऐसे कई नाम सुने होंगे। देखिए पहले जो बोला जाता था कि इसको प्रेशर सोर नाम बोला जाता था, प्रेशर अल्सर नाम बोला जाता था, बेड सोर बोला जाता था, लेकिन इसको बाद में मॉडिफाइड करके 2016 में, अप्रैल 2016 में चेंज करके इसको क्या बना दिया गया, प्रेशर इंजरी बना दिया गया। क्लियर है? तो अब नाम जो अपन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रेशर इंजरी। और ये जो प्रेशर इंजरी है ये कब बनाया गया, अप्रैल 2016 में। 2016 में इसका नाम चेंज करके अपन ने क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, प्रेशर इंजरी के रूप में जाना जाता है। तो अब अपन नया इसको किस रूप में जानेंगे, प्रेशर इंजरी के रूप में। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं, एक्चुअल में ये प्रेशर इंजरी क्या है, क्यों इसको प्रेशर इंजरी बोला गया है, क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रेशर इंजरी है क्या, इसके मोस्ट कॉमन कोज क्या होते हैं। कॉमन कोज के बाद में अपन देखेंगे प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे स्टेज कौन कौन सी होते हैं प्रेशर इंजरी की। उसके बाद में देखा जाएगा कि इसको, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन मैनेजमेंट में चलेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर है? तो इन 5 पॉइंट को लेके अपन इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों, वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेशर इंजरी होती क्या है। देखिए प्रेशर इंजरी, नाम तो आपने थोड़ा सा सुना है, प्रेशर के कारण होने वाले इंजरी, ये ऐसा है, लेकिन इसका एक्चुअल अपन होता यही है। एक्चुअल में इसका क्या क्या कोज हो सकते हैं उनके बारे में, सबसे पहले ये इंजरी है तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं ए प्रेशर इंजरी एन इम्पेयरमेंट ऑफ स्किन इंटेग्रिटी। ये क्या है, स्किन इंटेग्रिटी के इम्पेयरमेंट है, या मैं कह दूं कई बार इसको दूसरा नाम और दे सकता हूं, क्या, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, या मैं कैसा हूं लोकेलाइज्ड अल्सरेशन भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ए प्रेशर इंजरी is an impair is an impairment of skin integrity। यानी कि आपने कहा ये एक प्रकार से जो प्रेशर इंजरी है, प्रेशर इंजरी क्या होती है, इंपेयरमेंट ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी का इंपेयरमेंट होता है। स्किन इंटीग्रिटी इंपेयरमेंट जो है वो क्या कहलाता है, प्रेशर इंजरी कहलाता है। या इसको मैं दूसरे शब्दों में एक और बात बोल सकता हूं, या लोकेलाइज्ड अल्सरेशन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, लोकेलाइज्ड अल्सरेशन। या कई बार अपन इसी को ही और बोलते हैं क्या, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू का क्या है, नेक्रोसिस। तो क्लियर है मेरी बात? तो आपने कहा प्रेशर इंजरी क्या होता है, तो अपन ने कहा एक स्किन इंटेग्रिटी में इंपेयरमेंट बोल सकते हैं, या मैं कह सकता हूं लोकेलाइज्ड अल्सरेशन, या फिर अपन कह सकते हैं नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रेशर इंजरी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेशर इंजरी। देखो यहां एक नोट डालते हैं अपन। सबसे पहले ये जो आपको पता है, प्रेशर इंजरी, जब भी कोई पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आता है और उसको हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा, मैंने हेल्थ केयर वर्कर्स बोला है, कई बार आपको पूछा जाता है या कई बार पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि ये प्रेशर इंजरी किसकी गलती के कारण होता है, तो पूरा का पूरा होल टीम होती है, हेल्थ केयर वर्कर्स की, सभी की जिम्मेदारी होती है। एक और बात,
और एक और क्लियर बात, देखिए जब भी अगर कोई पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आता है और वहां पे अगर इसको कोई प्रेशर इंजरी होती है तो दोस्तों ये मानते हैं कि आपके द्वारा फ्री में उसको गिफ्ट दिया गया है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, जो मेन नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप नर्स का एक मेन काम क्या है, जब भी आपको लगता है कि कहीं ऐसा होने वाला है तो स्किन ब्रेकडाउन को रोकना ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो अपन कह सकते हैं एक नोट डाल के, प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन इज ए important role of नर्सिंग ऑफिसर। एक नर्सिंग ऑफिसर का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यहाँ स्किन ब्रेकडाउन को यहाँ पे प्रिवेंशन करना। और इसके लिए सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई एरिया रेडेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो तुरंत अपने सुपीरियर को, तुरंत अपने इंचार्ज को यहाँ क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो सिर्फ आपको एक नोट, कई बार यहाँ छोटा मोटा क्वेश्चन डाल सकता है। देखिए उससे आगे अपन चलते हैं, कॉजेज ऑफ प्रेशर इंजरी। उसके बाद में अपन चलते हैं कॉजेज ऑफ प्रेशर इंजरी। कॉजेज ऑफ प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी के कौन कौन से कोज होते हैं? देखिए मेनली अगर अपन कोज की बात करते हैं, 4 प्रकार के कोज होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कोज यहाँ पे आपने माना जाता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। फिर आपने कहा दूसरा मॉइस्चर होता है। फिर तीसरा आपने कहा फ्रिक्शन होता है। और फोर्थ आपने कहा शियर। ये 4 कोज माने जाते हैं मेनली प्रेशर इंजरी के। तो आपने कहा मोस्ट कॉमन कोज कौन कौन से होते हैं, तो प्रेशर, मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड शियर। इनमें भी मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो कौन सा होता है, प्रेशर होता है। क्लियर है? तो देखिए आगे, थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं, प्रेशर क्या है, प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में भी अपन थोड़ा सा बात करते हैं। प्रेशर क्यों इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों इसको मेन माना गया है। देखिए जब कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन होता है, क्या लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन होता है सेम पोजीशन में, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होता है, प्रेशर पर्टिकुलर पार्ट पे सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर वहाँ सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो वहाँ पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे क्या डेवलप होगा, इस्केमिया और नेक्रोसिस जैसी कंडीशन बनती है। तो अपन कह सकते हैं इसका खोज के आगे अपन कह सकते हैं, when a patient long time bedridden in same position यानी एक ही पोजीशन में अगर कोई क्लाइंट है वो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन होगा तो क्या होता है, देखिए क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ए पर्टिकुलर एरिया। आपने कहा तो आपने वहन पेशेंट लॉन्ग टाइम बेड रिडन एक ही पोजीशन में अगर कोई पेशेंट होगा तो वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ए पर्टिकुलर एरिया। अगर ऐसा होगा पर्टिकुलर एरिया पे तो क्या होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे टू डिक्रीज
सेलुलर मेटाबॉलिज्म, टू डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो अपन क्या कहेंगे, इस्केमिया हो जाएगा, और इस्केमिया से क्या डेवलप हो जाएगा, नेक्रोसिस। तो आपने क्लियर है। तो आपने कहा कि मेनली कोच क्या होता है, मेन कोच, तो आपने मेन कोच के रूप में अपन ने क्या डिस्कस किया, प्रेशर। और प्रेशर में अपन ने कहा क्यों, क्योंकि ऐसा अपने को कई बार, एक बार ESIC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्रेशर इंजरी, और वहां पे आपको प्रेशर नहीं दिया गया, तो वहां पे ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में इस्केमिया था। क्या था, इस्केमिया। तो इनडायरेक्टली इस्केमिया भी इसका क्या होता है, कोच होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट आपने पूछा प्रेशर। प्रेशर के बाद में आगे चलते हैं अपन। दूसरा पॉइंट आपने बोला था मॉइस्चर। दूसरा पॉइंट आपने बोला मॉइस्चर। देखिए मॉइस्चर क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स हैं उनमें इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम, क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है, या अपन कई बार कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, या कई बार अपन कहते हैं इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेडपान, बेडपान का इम्प्रॉपर यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में। और मॉइस्चर से क्या होगा, मॉइस्चर से क्यों, मॉइस्चर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो अपन कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए ये क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। तो मॉइस्चर, और मॉइस्चर किन किन कंडीशंस में हो सकता है, किन किन कंडीशंस में आपको पेशेंट को देखने मिलेगा। तो आपने कहा एक्सेसिव स्वेटिंग अगर किसी क्लाइंट को हो, एक्सेसिव स्वेटिंग अगर किसी क्लाइंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होता हो, या अपन कह सकते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, अगर यूरिन का इनकॉन्टिनेंस हो, या फिर अपन कैसे इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेडपान, इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेडपान। तो आपने कहा टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन हो, उसके लिए किन किन कंडीशंस में। तो आपने कहा एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, या इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेडपान हो सकता है। क्लियर है। थर्ड आता है आपका, थर्ड जो आपने बोला था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन जो होता है इसके लिए अपन बोलते हैं कई बार फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट है, या अपन कहें फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जो आपकी सरफेस है, बेड की सरफेस है, और जो आपका स्किन है उसके बीच में जो ऑपोजिट फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। और फ्रिक्शन का प्रभाव कब पड़ता है, अपन कई बार बोलते हैं जो आप बेडिंग करते हैं, जब भी अपन सीखते हैं बेडिंग कॉर्नर बनाना, वो कॉर्नर क्यों, क्योंकि उस बेडिंग में आपको सलवटें नहीं होनी चाहिए। अगर बेड शीट में रिंकल्स होंगी तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है क्या डेवलप होगा, स्किन के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगेगा और वहां फ्रिक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं रिंकल्स ऑन बेड, रिंकल्स ऑन बेड नंबर एक बात। दूसरा अपन कह सकते हैं यहाँ पे लेस फैट ओब्लिक मसल्स, अगर कोई मस्कुलर पार्ट है या फैट है वो कम हो तो वहाँ पे भी डायरेक्ट बोन के संपर्क में आएगा पार्ट, और वहाँ पे भी होने के चांस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्लियर है। तो आपने कहा, और लास्ट में आप फोर्थ अपन जो कारण मानते हैं वो क्या है, शियर। लास्ट जो आपका फोर्थ है वो क्या है, शियर। शियर का मतलब है एक ऑपोजिट फोर्स होता है, ये ऑपोजिट फोर्स होता है ऑन स्किन। तो अपन कह सकते हैं ऑपोजिट फोर्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर
ऑपोजिट फोर्स। और जनरली जो शियर है वो किसके बीच में, बोन और स्किन के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है, बोन और स्किन के बीच में लगता है। क्लियर है मेरी बात। तो आपने कहा क्या क्या है, तो ये तो जनरली आपने देखा कि कारण क्या है, मोस्ट कॉमन, और आपने कहा मोस्ट कॉमन कारण प्रेशर इंजरी का होता है, वो क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर को अपन ने डिटेल से देखा। अब अपन देखते हैं प्रेशर इंजरी होती कहाँ है, किस पॉइंट पे ज्यादा होती है, कौन से पॉइंट पे होने की संभावना ज्यादा है। देखिए जिस भी एरिया पे बोन और स्किन के बीच की जो लेयर है वो थिन होगी, तो वो कंडीशन में आपको प्रेशर इंजरी होने के चांस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और जहां पर ऐसा होता है उनको अपन प्रेशर पॉइंट बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट काम करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट्स, कॉमन प्रेशर पॉइंट्स। देखिए कॉमन प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको पता है ये प्रेशर पॉइंट अपन कब देख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोजीशन, पेशेंट को किस पोजीशन में लिया हुआ है उसके आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से होंगे उनका अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। देखिए सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट हो सकते हैं, देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचो सुपाइन पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट लेइंग ऑन बैक। पेशेंट लेइंग ऑन बैक के सहारे अगर पेशेंट लेइंग होता है तो वो क्या कहलाएगी, सुपाइन पोजीशन। अब उसमें देखिए ऐसे प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं, हेड से स्टार्ट करिए और लास्ट तक अपन चलते हैं। तो हेड में यहाँ देखिए ये कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटल एरिया। कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल के बाद में आपने देखा यहाँ पर क्या है, स्केपुला। स्केपुला के बाद में यहाँ अगर अपन ऐसे करते हैं तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, एल्बो वाला पार्ट हो गया। एल्बो के बाद में मेन जो आपका यहाँ पे कौन सा है, सैक्रम वाला पार्ट हो गया। सैक्रम से नीचे आप चली जाए कौन सा, हील वाला पार्ट हो गया। तो ये वाले इसके क्या है, कॉमन प्रेशर पॉइंट्स हैं। क्लियर है। तो अपन वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले आपने बोला ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल एरिया, सबसे पहले आपने बोला ऑक्सीपिटल एरिया। सेकंड आपने बोला स्केपुला। स्केपुला से आगे आपने बोला एल्बो। एल्बो के बाद में आपने बोला सैक्रम। सैक्रम, देखिए सैक्रम, सैक्रम सुपाइन पोजीशन में मोस्ट कॉमन, सैक्रम सुपाइन पोजीशन में मोस्ट कॉमन कोज होता है। और आप अगर कुछ भी नहीं आए तो कॉमनेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे सैक्रम होता है। तो इसको मैं ऐसे कहता हूं कॉमनेस्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन बोल दो या कॉमनेस्ट पॉइंट बोल दो या सुपाइन में कॉमन बोल दो ये। और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, हील देखने को मिलेगा। तो आपने ऑक्सीपिटल एरिया, स्केपुला, एल्बो, सैक्रम और हील, ये इसके क्या है, प्रेशर पॉइंट। किस पोजीशन में देखने को मिलेंगे, ये सुपाइन पोजीशन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए आगे देखते हैं अपन, सुपाइन पोजीशन के बाद में अपन चलते हैं लेटरल पोजीशन में। लेटरल पोजीशन में देखिए लेटरल पोजीशन की जब अपन बात करते हैं लेटरल पोजीशन में, तो लेटरल पोजीशन का मतलब क्या है, क्लाइंट लेइंग ऑन साइड। अब साइड में भी आपका चाहे आप लेफ्ट में सो लीजिए या राइट में, लेफ्ट लेटरल हो सकता है या राइट लेटरल। देखो लेटरल में आप सो रहे हो तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां से सबसे पहले कौन सा होगा, ईयर। ईयर के बाद में ये वाला एरिया कौन सा होगा, चिक। चिक के बाद में ये वाला कौन सा होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है ये कौन सा होगा, रिब्स। रिब्स के बाद में ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसके बाद में लास्ट में यहाँ क्या आएगा, मीडियल मेल्योलस। क्लियर है। तो ये किस में होंगे, लेटरल पोजीशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईयर से, उसके बाद में अपन ने कहा क्या आता है, चिक। थर्ड आता है इसमें एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस। थर्ड आता है एक्रोमियन प्रोसेस। देखिए
फोर्थ जो आपका प्रेशर पॉइंट है, फोर्थ प्रेशर पॉइंट है वो क्या होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर। और लास्ट में अपन ने कहा क्या होगा, मीडियल, मीडियल मेल्यूलस, मीडियल मेल्यूलस। तो अगर आपको पूछे लेटरल साइड में, चाहे वो राइट लेटरल हो चाहे लेफ्ट लेटरल हो, उसमें कौन सा प्रेशर पॉइंट होता है, कौन सा मेनली प्रेशर पॉइंट होगा, तो आपने कहा यहाँ से स्टार्ट किया ईयर होगा, यहाँ चेक किया यहाँ ईयर, और यहाँ पे भी आएगा ये वाला एरिया, तो यहाँ पे अपन कौन सा बता सकते हैं, रिब्स भी इसमें आता है, तो रिब्स। तो आपने कहा एक्रोमन प्रोसेस, रिब्स। फिर आपने कहा ग्रेटर ट्रोकेंटर। और अगर इस पोजीशन की बात करें, केवल पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें, वो भी कौन सी की, लेटरल पोजीशन की, तो इसमें जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, देखिए यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रोन पोजीशन कौन सी होगी, प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में कौन सी होगी, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में देखिए जनरली अपन क्या कहें, प्रोन पोजीशन का मतलब क्या होता है, क्लाइंट लेइंग ऑन एब्डोमन, एब्डोमन के सहारे अगर लेइंग होता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोन। एक बात कभी भी मत भूलना, अगर प्रोन पोजीशन है तो नेक क्या स्ट्रेट होगी या फिर नेक वन साइड टर्न्ड होती है या वन साइड टर्न्ड होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन प्रोन पोजीशन की बात करते हैं, क्लाइंट लेइंग ऑन एब्डोमन एंड नेक टर्न्ड टू वन साइड, नेक हमेशा क्या एक साइड में टर्न्ड होगी, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रोन। अब नेक एक साइड में टर्न्ड है तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, कहां से, ईयर से, उसके बाद में चिक, चिक के बाद में कौन सा, ये वाला पार्ट, एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर है। अगर उसके बाद में अगर फीमेल है तो उसको क्या हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है, और अगर मेल है तो उसमें जेनाइटल ऑर्गन्स हो सकते हैं, उसके बाद में नी, और लास्ट में अपन क्या बोलेंगे, टॉ। तो ये किस में होगा, प्रोन पोजीशन में। तो मोस्ट कॉमन, तो आपने बोला ईयर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईयर से, बाद में आपने बोला क्या होगा, चिक होगा, फिर आपने कहा एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के बाद में अपन ने कहा, एक्रोमियन प्रोसेस के बाद में ब्रेस्ट होगा, कब, फीमेल की कंडीशन में, और जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे, जेनाइटल ऑर्गन किसकी कंडीशन में, मेल की कंडीशन में। उसके बाद में आपने कहा नी होगा, और नी के बाद में लास्ट में क्या होगा, टॉ। तो ये जो आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं ये कौन सी पोजीशन में होंगे, कौन सी, प्रोन पोजीशन में। तो अलग अलग पोजीशन के आधार पे अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स पाए जाते हैं। अगर सब में मोस्ट कॉमनेस्ट पूछे तो सैक्रम सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट पार्ट होता है, और अगर आप प्रोन पोजीशन में आपको पूछा जाए कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो नी इसमें मोस्ट कॉमन होता है, नी इसमें मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर है। तो ईयर, चिक है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ब्रेस्ट है फीमेल में, जेनाइटल ऑर्गन है मेल में, नी है, टो है, ये सारे इसके क्या हैं, प्रेशर। तो कुछ कॉमन प्रेशर पॉइंट्स की बात आपने की। सबसे पहले आपने देखा प्रेशर इंजरी होता क्या है, उसके बाद में आपने देखा मोस्ट कॉमन कोज कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में आपने देखा प्रेशर पॉइंट कौन कौन से। बड़ा सिंपल सा और इजी टॉपिक है। लास्ट में नेक्स्ट आता है इसका स्टेजेज कौन सी होती हैं, तो स्टेजेज ऑफ प्रेशर इंजरी, स्टेजेज ऑफ प्रेशर इंजरी, स्टेजेज ऑफ प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी की स्टेज कौन कौन सी होते हैं, कौन कौन सी स्टेज पाई जाती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कॉमनली आपने देखा होगा 4 स्टेज के बारे में अपन देखते हैं, कितनी, 4 स्टेज के बारे में जनरली आपने पढ़ा होगा, 4 स्टेज होती हैं, लेकिन 4 नहीं होती, टोटल 6 स्टेजेज पाई जाती हैं। आपने कहा स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक होता है आपका डीप टिश्यू इंजरी, क्या होता है, डीप टिश्यू इंजरी, और एक होता है अनस्टेबल,
अनस्टेजेबल, जिसकी अपन स्टेज नहीं वेरीफाई कर सकते, स्टेज नहीं बता सकते। देखिए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू करता हूं थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपने कहा स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट अपनी स्किन की लेयर के आधार पे देखो डिपेंड करता है कौन सी स्किन का लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके आधार पे। अगर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो उसमें अपन कहते हैं एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रहा है। अगर सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व हो रहा है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होता है। और अगर अपन फोर्थ स्टेज की बात करते हैं तो उसमें आपका एपिडर्मिस, डर्मिस, बोन, टेंडन, मसल्स सब कुछ इन्वॉल्व होता है। वो कौन सी होती है? फोर्थ स्टेज। एक होती है अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल एक इरेगुलर एजेज पाए जाते हैं, उनको कभी अपन वेरीफाई नहीं कर सकते या ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सी स्टेज में है। और लास्ट में डीप टिश्यू इंजरी। डीप टिश्यू इंजरी भी अपन डायरेक्ट अपन नहीं बता सकते कि वो कौन सी स्टेज में है, लेकिन उसको पहचानने का एक तरीका वो क्या होती है, ब्लेंचेबल स्किन होती है वहां पे। और कैसा? मैरून और ब्लैक पर्पल कलर की अगर स्किन होती है तो वो क्या बोल सकते हैं अपन? डीप टिश्यू इंजरी बोल सकते हैं। अब अंदर कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, वो अपने को पता नहीं चलता है। क्लियर है? तो ये अपन टोटल 6th स्टेज के बारे में अपन देखेंगे। इनका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि डायग्राम में क्या क्या है, कैसा कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए वन बाय वन अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपने कहा कौन सी स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है, तो अपन ने कहा सुपरफिशियल स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है। तो अपन कह सकते हैं इन्वॉल्व सुपरफिशियल स्किन लेयर। स्किन लेयर और वो भी कौन सी? और वो भी कौन सी? एपिडर्मिस। ओनली एपिडर्मिस, ओनली एपिडर्मिस। तो आपने कहा इन्वॉल्व सुपरफिशियल स्किन लेयर, और सुपरफिशियल स्किन जो लेयर है उसमें भी आपने कहा ओनली कौन सी और कौन सी? एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन कैसे पहचानेंगे इसको? सबसे पहले कैसा होता है जब अपन फर्स्ट स्टेज में जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? रेडनेस देखने को मिलेगा यहाँ। तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्या आएगा? रेडनेस। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा है, रेडनेस इसका इनिशियल स्टेज होता है, लेकिन यहाँ पर स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, यानी स्किन अभी भी क्या होती है? इंटैक्ट होती है। तो अपन कह सकते हैं स्किन इज इंटैक्ट। स्किन यहाँ पे क्या है? स्किन इज इंटैक्ट। स्किन इसमें क्या होती है? इंटैक्ट होती है। स्किन इंटैक्ट होती है। स्किन क्या है? इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब होता है रिमेन सेम। इंटैक्ट का मतलब होता है रिमेन सेम, यानी स्किन जैसी है वैसी ही रहती है। स्किन में यहाँ किसी प्रकार का कोई चेंजेस, लेकिन ओनली और अच्छा रेडनेस भी कैसा होता है ये ध्यान रखना यहाँ पे। नॉन ब्लेंचेबल। नॉन ब्लेंचेबल यानी जब अपन स्किन को प्रेशर करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाएगी? नॉन ब्लेंचेबल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपन पहचान सकते हैं डीप टिश्यू इंजरी और फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि डीप टिश्यू इंजरी में क्या होती है? ब्लेंचेबल होती है, जबकि यहाँ नॉन ब्लेंचेबल होती है। क्लियर है? उसके बाद में आपने कहा पेनफुल है, पेन होता है, पेनफुल होता है, कोमा फॉर्म होता है, तो पेनफुल और फॉर्म होगा। ये भी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? तो आपने कहा सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, इनके बारे में आपने देखा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सुपरफिशियल स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है, और उसमें भी कौन सी? ओनली एपिडर्मिस होती है। रेडनेस होती है, लेकिन कैसी? नॉन ब्लेंचेबल। देखो यही ये पहचानने का तरीका है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्टेज में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपने कहा रेडनेस, लेकिन कैसी होगी? नॉन ब्लेंचेबल। स्किन क्या होगी? इंटैक्ट होगी और पेनफुल होगी, और साथ में आपने कहा फर्म होगी। क्लियर है? ये आपने कहा सबसे फर्स्ट स्टेज के बारे में आपने डिस्कस किया।
देखिए सेकेंड स्टेज का मान, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में सबसे पहले आपने कहा यहां एपिडर्मिस से नीचे की ओर चलेंगे और एपिडर्मिस से नीचे ओर चलेंगे तो क्या आएगा, डर्मिस आएगा। तो यहां पे अपन कह सकते हैं पार्शियल थिकनेस, क्या होगा, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड डर्मिस। देखो वैसे तो ये स्टेज होती हैं वो लगभग बर्न की जो स्टेज होती हैं सेम, लगभग सेम सी होती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस अपन देखते हैं यहाँ पे। आपने कहा पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस होगा, लेकिन कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी इसमें, एपिडर्मिस और डर्मिस। एक बात, दूसरी बात देखना, यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाते हैं, और ब्लिस्टर में भी क्या होता है, वाटर होता है। तो अपन कह सकते हैं वाटरी ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, वाटरी ब्लिस्टर फॉर्मेशन, वाटरी ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो यहां पर आपने कहा ब्लिस्टर फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि सेकेंड स्टेज का क्या आपका इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है। तो इसमें आपने कहा वाटरी ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, और ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी में होता है, सेकेंड स्टेज में। चाहे बर्न की स्टेज हो सेकेंड, या चाहे आप प्रेशर इंजरी, दोनों में ही सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। तो आपने कहा ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होगा, सेकेंड स्टेज में। अब एक और बात, आपने कहा ब्लिस्टर फॉर्मेशन, दूसरी बात है यहां पर आपको एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। पेन, सबसे पेनफुल जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, सेकेंड स्टेज होती है, तो पेनफुल होगी। तो यहाँ सेकेंड स्टेज को आपको आइडेंटिफाई करने का मेन जो है वो कैसे कर पाएंगे अपन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। क्या कराएंगे, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। कई बार अपन ऐसे नहीं कह सकते कि केवल ब्लिस्टर फॉर्मेशन को ही, कई बार सेकेंड स्टेज और मे बी ओपन, ऐसे और कह सकता हूं मैं, और मे बी ओपन, ओपन भी हो सकती है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी रह सकते हैं। क्लियर है, इसका मैं डायग्राम भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। क्लियर है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में वन बाय वन मैं डायग्राम दिखाऊंगा। थर्ड स्टेज आती है इसमें, थर्ड स्टेज। देखिए थर्ड स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज को फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्व, कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, यहां आपने बोलेंगे एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो अपन कह सकते हैं फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस, फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्व full thickness skin loss involve epidermis, comma dermis and subcutaneous tissue। तो आपने कहा फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्व, फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्व एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, आपकी थर्ड स्टेज कहलाएगी। अब इसमें देखिए क्या क्या और चीजें इन्वॉल्व। देखिए कई बार होता क्या है, आपने सेकंड स्टेज के लिए बोला, इसमें क्या होते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं, जबकि थर्ड स्टेज में होता क्या है, ब्लिस्टर्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी discharge from ruptured blisters, watery discharge from
रप्चर्ड ब्लिस्टर्स। रप्चर्ड ब्लिस्टर्स से क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ देखिए लगभग आपने कहा सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आप पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पेन के लिए जो स्टिमुलाई होती हैं वो नहीं होती हैं, तो ऑलमोस्ट पेन क्या होता है, एब्सेंट होता है या और लेस पेन होता है। तीसरी बात है यहाँ पे स्लग्ड टिश्यू, स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ स्लग्ड टिश्यू यानी सड़ा गला टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है। स्लग्ड टिश्यू में भी प्रेजेंट स्लग्ड वुंड हो सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं इसमें से जो कई बार यहाँ से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो स्मेल भी आ सकती है, स्मेल फ्रॉम द वुंड। वुंड से क्या आ सकती है, स्मेल भी आ सकती है। तो आपने कहा पेन एब्सेंट होता है, ले स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है, या अपन ने कहा कई बार क्या देखने को मिलता है, स्मेल भी देखने को मिलती है। क्लियर है। अब यहां देखो आउट, कई बार अपन ने स्लग्ड टिश्यू में बी प्रेजेंट, स्लग्ड टिश्यू में बी प्रेजेंट लिखिए, स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट और नोट हो भी सकते हैं और नहीं आ सकते। स्मेल फ्रॉम द वुंड, देखो जनरली थोड़ा सा यहाँ सॉरी, स्मेल है वो लेस चांस होते हैं, स्मेल है लेस चांस होते हैं यहाँ पे स्मेल के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। एक और बात, जो स्किन है उसका कलर कैसा होगा, तो अपन कह सकते हैं ब्राउन कलर, ब्राउन कलर स्किन, ब्राउन कलर स्किन ओब्लिक टिश्यू। जो टिश्यू है या स्किन है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनियस कलर हो जाएगा। एक और चीज आती है यहाँ पे, एक आपने नाम सुना होगा टनलिंग और अंडरमाइनिंग। देखो ना इसका मतलब समझाऊंगा मैं, एक बात लाइन लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग, undermining and tunneling may be present, अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग में भी प्रेजेंट। देखिए अंडरमाइनिंग और टनलिंग होता क्या है, जनरली आप देखिए थोड़ा सा, टनलिंग का मतलब आप समझते हैं कि कहीं भी मान लीजिए एक कोई भी मान लीजिए जैसे अपन बोलते हैं कोई भी एक पहाड़ है, उस पहाड़ से अपन ने क्या एक छोर से दूसरे छोर की ओर रोड निकाल दी, तो अपन ने क्या बना दिया, टनल बना दिया। तो ऐसा ही अपन प्रेशर इंजरी में देखते हैं, प्रेशर इंजरी हुआ या प्रेशर इंजरी हुआ कहाँ, सैक्रम पे, और उसी का दूसरा जो अंदर ही अंदर जाके दूसरी जो ओपनिंग है वो थाई पे हो गई। तो एक ओपनिंग कहाँ थी, सैक्रम पे, दूसरी ओपनिंग कहाँ हो गई, थाई पे, और अंदर ही अंदर से नीचे से स्किन है, वो स्किन जो लेयर्स है वो एक दूसरे से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। स्किन लेयर का एक दूसरे से सेपरेट होना कहलाता है अंडरमाइनिंग, और एक ओपनिंग से और वही ओपनिंग दूसरी जगह का ओपन हो जाता है, यानी एक माउथ है और दूसरी जगह दूसरा माउथ निकाल ले, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, टनलिंग। तो एक रास्ता और उसी को दुकान दूसरी ओपनिंग हो जाए दूसरी साइड में, तो वो टनल कहलाता है। तो इसके अंदर अंडरमाइनिंग और टनल में भी प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो थर्ड स्टेज में एक चीज आपने देखी क्या, अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग में भी प्रेजेंट और नॉट। क्लियर है। तो ये थर्ड स्टेज के बारे में, थर्ड स्टेज के बारे में जनरली कहां तक जाती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक देखने को मिलती है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, फोर्थ स्टेज की बात करता हूं मैं, फोर्थ स्टेज की बात करता हूं, फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज में देखिए क्या है, फोर्थ स्टेज में आपने कहा यहां पे पूरा का पूरा स्किन लेयर इन्वॉल्व हो जाता है, ऑल लेयर्स ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व, ऑल लेयर, ऑल लेयर ऑफ स्किन, ऑल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व, ऑल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग, including all layer of skin are involved, including epidermis, epidermis, dermis, subcutaneous tissue, subcutaneous tissue, bone, tendon and muscles,
ये सारा का सारा जो आप कह रहे हैं फोर्थ स्टेज यहाँ पर है कि ऑल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, बोन, टेंडन एंड मसल्स। ये सारे की सारी ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? फोर्थ स्टेज कहलाती है। फोर्थ स्टेज का मतलब है इसमें बोन एंड टेंडन्स क्या होंगे? विजिबल होंगे। तो मैं कह सकता हूं बोन एंड टेंडन्स आर विजिबल। तो आप कहेंगे बोन एंड टेंडन्स आर विजिबल। यहाँ पे बोन और टेंडन्स विजिबल होने लग जाते हैं, ये बोन तक पहुंच गया, तो ये कंडीशन आपको क्या कहलाएगी? फोर्थ स्टेज कहलाएगी। यहाँ पर पेन क्या होता है? पेन एब्सेंट होता है। आपने कहा यहाँ ना पेन ज्यादा होता है। और एक और बात मैंने कहा था स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट। यहाँ देखिए सड़ा गला जो टिश्यू होता है वो यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब अभी देखिए इसमें थोड़ा सा और अपन चलते हैं। यहाँ अगर वुंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो फॉल स्मेल आती है। कैसे आती है? फॉल स्मेलिंग आती है। तो अपन कह सकता हूँ फॉल स्मेल फ्रॉम वुंड इफ इन्फेक्टेड। अगर इन्फेक्टेड हो जाता है वुंड तो उसमें से कैसी आएगी? फॉल, गंदी सी स्मेल आएगी। वो कंडीशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब आपको एक और बात मैंने बताई थी, अभी थर्ड स्टेज में आपने एक चीज देखी थी, अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग। तो आपने कहा था अंडरमाइनिंग और टनलिंग प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट और नॉट थर्ड, लेकिन यहाँ मोस्टली प्रेजेंट हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं undermining and tunneling may be present। अंडरमाइनिंग और टनलिंग में भी प्रेजेंट, हो सकती है। क्लियर है? तो ये फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज थी आपकी। स्टेज फर्स्ट ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व, स्टेज सेकंड एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व, स्टेज थर्ड एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व, और फोर्थ कौन सा था? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, बोन, टेंडन, मसल्स सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑल लेयर्स। वो क्या कहलाता है? फोर्थ स्टेज कहलाता है। यहाँ सेकंड स्टेज के बारे में फिर एक और बात है, सेकंड स्टेज में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। अगर ब्लिस्टर फॉर्म इसके बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें। अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं। देखिए जो आपका फिफ्थ स्टेज थी उसको आपने क्या बोला था? डीप टिश्यू इंजरी। डीप टिश्यू इंजरी देखो क्या है? डीप टिश्यू इंजरी क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। जनरली डीप टिश्यू इंजरी कैसे कलर का होता है, कैसे स्किन कलर की, या स्किन का कलर कैसा होता है इसके अंदर देखा है आपने? तो अपन कहते हैं मैरून कोमा पर्पल कोमा ब्लैक कलर ब्लेंचेबल स्किन कलर। तो आपने कहा मैरून कोमा या पर्पल या ब्लैक कलर ब्लेंचेबल, कैसी? ब्लेंचेबल स्किन कलर अगर आपको दिखाई देता है तो वो आपको कौन सी दिखाई देगी? डीप टिश्यू इंजरी कभी भी किसी भी स्टेज में हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, किसी भी स्टेज में हो सकती है। और जनरली डीप टिश्यू इंजरी है वो आगे जाके किसमें? अनस्टेजेबल में जाके चेंज होती है। तो आपकी एक और इसको पहचानने का तरीका यही है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिफ्थ आपका, सिक्स्थ जो आपका आता है अनस्टेजेबल का मतलब है स्टेज कैन नॉट बी फाइंड आउट। स्टेज फाइंड आउट या स्टेज अपन बता नहीं सकते, स्टेज कैन नॉट बी स्टेज नहीं बताई जा सकती। और स्टेज में इसका मेन प्रॉब्लम है,
जनरली क्या होता है, जो भी आपकी स्टेज अपन बताते हैं उनके जो एज होते हैं वो रेगुलर होते हैं, जबकि अनस्टेजेबल के जो एजेज होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर एजेज पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं स्टेज कैन नॉट बी डिफाइन, स्टेज अपन डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात है एजेज आर इरेगुलर फॉर्म, जो एजेज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। ये कौन सी कहलाएगी, अनस्टेजेबल कहलाएगी। तो ये तो 6 प्रकार की आपको क्या बताई गई है, स्टेजेज के बारे में बताया गया है, स्टेजेज के बारे में बताया गया है। क्लियर है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि अपन डायग्राम से भी एक बार देखेंगे क्या है। देखिए मैं इसका डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये आपको प्रेशर अल्सर की स्टेजिंग होती है। यहाँ पे 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट केवल इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने कहा ये जो पार्ट है यहाँ पे रेडनेस हो रही है, और यहाँ केवल और केवल स्किन की कौन सी एपिडर्मिस इंक्लूड है। कौन सी, एपिडर्मिस इंक्लूड है। डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार दिल्ली एम्स में इससे रिलेटेड डायग्राम पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपकी कौन सी है, ये देखो ये ऊपर ही ऊपर ये जो लेयर चल रही है ये कौन सी है, एपिडर्मिस। ये जो बीच में आपकी इनोल है ये कौन सी है, डर्मिस। उसके बाद में ये जो ये वाला है फिला सा ये लेयर, ये कौन सा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये मसल्स और ये, और इसके पीछे लास्ट में क्या है, बोन है। तो ये आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं। तो अपर वाली स्किन लेयर यूज हुई एपिडर्मिस, तो कौन सी, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में देखना यहाँ क्या है, यहां समझने की कोशिश करना। यहां पे देखिए फर्स्ट स्टेज तो इसमें इनोल है ही है, और इसके साथ में देखो यहां पे अंदर की तरफ यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये सेकंड स्टेज यानी कौन सी, एपिडर्मिस भी इंक्लूड हो गई। तो सेकंड स्टेज में आपका डर्मिस के साथ में क्या, एपिडर्मिस भी इंक्लूड होती है। क्लियर है। स्टेज थर्ड देखो, यहां आपने का पूरा फर्स्ट स्टेज यानी एपिडर्मिस गया और डर्मिस भी गया, और उसके बाद में ये किसकी तरफ चलने लग गई, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में अपन ने कहा कहां तक चले जाते हैं, कहां तक चले जाते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अब आपका स्टेज फोर्थ आता है, स्टेज फोर्थ में देखो आपने अपर लेयर गया, सेकेंड लेयर गया, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया, ये यहाँ पे मसल्स, और मसल्स के बाद में क्या आ गया, बोन आ गया। तो ये पूरी की पूरी स्किन लेयर इन्वॉल्व होगी कंप्लीटली, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल लिया, फोर्थ स्टेज। अब ये आपने कहा सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, ये अपने कहा सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। देखिए सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी और फर्स्ट स्टेज में कैसे डिफाइन करेंगे अपन, यहाँ देखना समझना। यहाँ जो स्किन है इस स्किन का कलर देखिए, और यहाँ जो स्किन है इसका कलर देखिए। यहाँ ये जो स्किन दिख रही है ये आपको पर्पल ब्लैक कलर की है, जबकि यहाँ जो ये स्किन दिख रही है वो रेड कलर की है। तो ये वाली जो स्किन है ये पता नहीं चलता इसमें कौन सी स्टेज है, लेकिन ऊपर से आपको कैसे दिखेगी, पर्पल ब्लैक कलर की। कैसे दिख रही है, पर्पल ब्लैक कलर, ये ऐसी स्टेज। और एक और बात, दूसरी बात अपन ने इसको कहा था, ये क्या है, ब्लेंचेबल है। ये क्या है, ब्लेंचेबल है। तो ये ब्लेंचेबल आपको दिख रही है। दूसरा, ब्लेंचेबल का मतलब है जैसे ही आप प्रेस करोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लेंचेबल स्किन होती है, तो इसको बोलते हैं अपन सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, डीटीआई बोलते हैं। सिक्स्थ स्टेज अनस्टेजेबल। अब आप मेरे को एक बात थोड़ा सा देख के देखिए, देखो यहां पर आपको कैसा आप डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ये कौन सी स्टेज है, आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपने देखा ये स्टेज आपने देखी, इसमें आपको क्लियरली पता है कि फर्स्ट स्टेज मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, डर्मिस इन्वॉल्व होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसमें भी आपको पता है। यहाँ इसमें पता है कि कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर एज है रेगुलर, यहाँ देखो यहाँ से पूरा का पूरा ब्लैक हो रखा है। ये जो इरेगुलर से पाए जाते हैं ये एजेज क्या है, इरेगुलर हैं, और यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का सा बना हुआ है। तो ये जो वाली पार्ट है ये अब ये कहाँ तक इन्वॉल्व है कुछ पता नहीं चल रहा, ब्लैक सा पार्ट है, हेल्दी टिश्यू भी नहीं है, तो ये क्या कहलाती है, अनस्टेजेबल। इसकी अपन स्टेज डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जनरली जो डीप टिश्यू इंजरी है वो किस में चेंज होती है, अनस्टेजेबल में चेंज होती है।
क्लियर है। तो ये आपकी स्टेज थी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर स्टेज से ही पूछे जाते हैं, स्टेजेज में से आते हैं, तो स्टेज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आज की क्लास में आपने देखा प्रेशर इंजरी क्या होता है, प्रेशर इंजरी के कोजेज क्या क्या होते हैं, उसके बाद में आपने प्रेशर पॉइंट देखे, मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में आपने देखा स्टेजेज कौन सी होती हैं प्रेशर इंजरी की। ओके, थैंक यू डियर्स।